जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लीजिए। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पेट का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और अभी 3284 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है वो भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो जीएस एंड करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री में यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम आएंगे नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी आप लोगों को फ्री में क्विज़ वगैरह और ये सब चीज़ें जल्द स्टार्ट होंगी। वहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो कुछ सेलेक्टेड एडमिन्स हैं उनसे भी बात हुआ है, कुछ सेलेक्टेड लोग हैं उनको भी एडमिन बना के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और ये जो भी मटेरियल है ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके आने का चांस है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला आप यहाँ देखिए, गिनी एक देश है। ये आप देश को आप देखेंगे तो ये अफ्रीका, ये जो अफ्रीका आप देख रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर ये गिनी एक देश है। सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई न्यूज़ आए आप तुरंत मैप जाइए, देखिए और उसमें लोकेशन को चेक करिए। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि गिनी पहला ऐसा देश है जहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम लोग कहते हैं निद्रा का रोग, वो ख़त्म हो गया है। अब स्लीपिंग सिकनेस क्या है? मतलब निद्रा का रोग है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे जागने की अवस्था, जागृत अवस्था में नहीं रहता है, सोए अवस्था में या फिर ऐसे नींद उसको ज़्यादा आती है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये होता किसकी वजह से है? ये करंट अफेयर है, अब आपको इसको साइंस से जोड़ना है, इसीलिए करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रा का रोग है, ये ख़त्म हो चुका है। कहाँ से? पहला ऐसा देश कौन है जिसने ख़त्म कर दिया? गिनी। ये स्लीपिंग सिकनेस होता है एक पैरासाइट परजीवी से जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ये जो ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट है, परजीवी है, इसकी वजह से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। हर एक रोग को मक्खी, मच्छर, ये सब एक जगह से दूसरे जगह काट के या फिर पहुंचाते हैं इंसानों तक। इनको कहते हैं हम लोग वेक्टर या फिर बोलते हैं हम लोग वाहक। वेक्टर या वाहक क्या है? जो अपने ऊपर वायरस, जिसको आप बोलते हैं विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया और इस तरीके के पैरासाइट, परजीवी, इनको लेकर वो जाते हैं इंसानों तक और उनको रोगी करते हैं। तो जो मच्छर, जो मक्खी इसको लेके जाती है इंसानों तक, उसको हम बोलते हैं सेत्से मक्खी। तो सेत्से एक मक्खी है, वो अपने ऊपर एक परजीवी पैरासाइट, जिसको ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट बोलते हैं, वो लेकर जा रही है इंसानों तक और उनको जो रोग हो जा रहा है इंसानों को, उसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये चीज़ क्लियर हो गया। जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं पैरासाइट, तो तुरंत आपको साइंस का रिवीजन करना है। पैरासाइट परजीवी में एक आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम का नाम। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट वही है जिसकी वजह से मलेरिया हमें देखने को मिलता है, और इसका जो वाहक होता है, जो मच्छर इसको लेके, इस पैरासाइट प्लाज्मोडियम को लेके घूमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस मच्छर का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्यूलेक्स है कि एडिस एजिप्टी है कि एनोफिलिस है? तो वो एनोफिलिस मॉस्किटो है। एनोफिलिस मच्छर मलेरिया के पैरासाइट को लेके जाती है, प्लाज्मोडियम को। अब आपको 4 तरह का मच्छर पता होना चाहिए। क्यूलेक्स मॉस्किटो वो है, क्यूलेक्स मच्छर वो वाहक है जो कि जापानीज इंसेफेलाइटिस को फैलाती है। एडिस में 2 तरह के मच्छर हैं, एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस। जो आपने सुना होगा येलो फीवर, जीका फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू। तो चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर, ये तीनों ही एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों तरह के मच्छरों से होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और क्यूलेक्स मॉस्किटो जापानीज इंसेफेलाइटिस फैलाता है, और फीमेल जो मॉस्किटो है, मच्छर है, एनोफिलिस, वो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट को लेके जाती है और जिससे हमें क्या होता है? मलेरिया। ये साइंस तक आप पहुंच गए। ऐसे करंट को आपको साइंस से जोड़ना है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत सारा दौरा है। ये इंपॉर्टेंट दौरा है क्योंकि अभी क्या हुआ, ये दिसंबर का न्यूज़ था। लगभग 21-22 दिसंबर, ये 2 दिन ऐसा टाइम है, आपको डेट याद रखना है जब भी प्रधानमंत्री जी का इंपॉर्टेंट दौरा होता है। 21 और 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी कुवैत गए थे। ठीक है, कुवैत गए थे प्रधानमंत्री जी। पहले ऐसे मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जो 1981 के बाद कुवैत का दौरा किए थे। लास्ट टाइम 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने कुवैत का दौरा किया था। और उनके बाद लगभग आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कितने दशक के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डिकेड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने कुवैत का दौरा किया। तो 4 दशक के बाद 1981 से जोड़िए, लगभग 44 साल बीत चुका है।
44 वर्षों के बाद, 4 दशकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे। कब गए थे? 21 और 22 दिसंबर को। ये डेट आपके दिमाग में बैठा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1981 के बाद यात्रा करने वाले, कुवैत की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। जब ये कुवैत गए तो जाहिर सी बात है कि कोई इतने लंबे समय बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का जब गया है तो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान दिया गया ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या दिया गया सम्मान? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 5 बार ऐसे आप दोहराएंगे, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये दिया गया है। और एक बात और, 20वां सम्मान है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये 20वां सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो ये 20वां सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। कुवैत के बारे में अगर आप मैप में देखेंगे, तुरंत मैप देखेंगे आप, इसका भी मैप देखेंगे गिनी का और कुवैत का। कुवैत का मैप में आप ऐसे देखिएगा, जब आपको ये दिखेगा हिस्सा कुवैत का, इसके ऊपर कुवैत जो है वो 2 देशों के बीच में है। ऊपर में जो है वो इराक है, नीचे जो है उसके वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि लगभग इतना हिस्सा सऊदी अरेबिया है इसके नीचे। सऊदी अरेबिया का बॉर्डर इराक के साथ भी बनता है। ये है इराक, ऊपर है इराक, नीचे है सऊदी अरेबिया। इराक और सऊदी अरेबिया को दोनों को टच करता है कुवैत, और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। जैसे ही आप कुवैत को देखेंगे, तुरंत गल्फ देशों के सारे देश, उनकी राजधानियाँ, और राजधानी को देखिएगा कि सबसे ऊपर कौन सी राजधानी है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट ईयर, ये भी लगभग 11 दिसंबर का ये डेट है। 11 दिसंबर को 26वें आरबीआई के गवर्नर कौन नियुक्त होते हैं? संजय मल्होत्रा जी। ये नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है तो आपको पता होना चाहिए। संजय मल्होत्रा जी जो कि राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। संजय मल्होत्रा जी, पहली बात एकदम आराम से देखते हैं। संजय मल्होत्रा जी हैं 26वें आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। कब हुए हैं? लगभग डेट है 11 दिसंबर, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये आईएएस अधिकारी थे। ये लास्ट टाइम वित्त सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी में रह चुके हैं, और बहुत सारे जो इकोनॉमिक सुधार है, रिफॉर्म्स हैं, वो इन्होंने किए हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजस्थान कैडर के। 26वें आरबीआई गवर्नर बने हैं। अब आरबीआई गवर्नर 26वें बने संजय मल्होत्रा जी, तो हमें वहाँ नहीं रुकना है। फर्स्ट भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? देखिए, सबसे पहले आरबीआई 1934 एक्ट आया, अधिनियम, और वहाँ से आरबीआई ने काम करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई का काम शुरू हुआ। सबसे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन नियुक्त हुए? ऑसबॉर्न स्मिथ। ये हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले आरबीआई गवर्नर, जो कि 1935 में नियुक्त हो गए थे। 1935 से लेके जब पहला दिन था आरबीआई का, 1 अप्रैल 1935 से 1937 तक ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं वो गवर्नर रहे। और पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन थे? पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने वो थे आपके सीडी देशमुख। दिमाग में बैठ जाएगा, सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर हैं, और ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले आरबीआई गवर्नर है। सीडी देशमुख का कार्यकाल अगर कहा जाए तो 1943 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और 1949 तक, यानी देश आज़ाद होने के 2 साल बाद तक सीडी देशमुख जी आरबीआई के गवर्नर थे। ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इस 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ से आप कितना कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा वो ये समझ गए होंगे। रक्षा क्षेत्र में सर्वे वेसल क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, एक आपका सर्वेक्षण पोत है। सर्वेक्षण के लिए एक बड़ी जहाज़ का ऑर्डर दिया इंडियन नेवी ने, और उनको मिला संधायक सीरीज़ के नाम से। जो भी किसी, जैसे मान लीजिए कोई भी जहाज़ बनना है तो उसका जो पहला जहाज़ होता है उसके नाम पर वो सीरीज़, वो श्रेणी रखी जाती है। तो नौसेना ने बोला कि हमें एक बड़ा सा जहाज़ दीजिए, हमें सर्वेक्षण करना है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जिसको जल संरक्षण हम लोग बोलते हैं, वो हमें करने के लिए, काम करने के लिए इस्तेमाल में चाहिए एक बड़ा सा जहाज़। और उसका जो सीरीज़ रखा गया वो रखा गया आईएनएस संधायक के नाम से, यानी कि आईएनएस संधायक की श्रेणी के नाम से। इसके तहत कुल 4 बड़े पोत सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आईएनएस संधायक। न्यूज़ में था आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक को दिसंबर में इंडियन नेवी को दिया गया है। इसमें 2 और बनेंगे भविष्य में, एक है आपका आईएनएस इक्षक, और चौथा बनेगा आईएनएस संशोधक। आईएनएस इक्षक, आईएनएस संशोधक, ये तीसरा और चौथा होगा। ये फ्यूचर में आपको नाम देखने को मिलेगा। अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे या जल सर्वेक्षण है क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, एक बड़ा सा जहाज़ है, समुद्र के ऊपर चल रहा है। ये समुद्र मान लीजिए, आपको सोचना पड़ेगा, समुद्र है, उसके ऊपर ऐसे जहाज़ आपके सामने से जा रही है।
नीचे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसको सोनार कहते हैं, उसके माध्यम से वो ऐसे छोड़ेंगे तरंग और वो देखेंगे कि समुद्र के नीचे की सतह का पता करेंगे, क्या कोई दिक्कत है, कोई जहाज़ फंसा है, समुद्र की सतह का उनको नॉलेज मिलेगा। वो इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करेंगे और भारतीय नौसेना की जो बड़ी बड़ी जंगी जहाज़ें हैं उनको देंगे कि सर यहाँ पर ये हिसाब किताब है, यहाँ पर ये गहराई है, आप यहाँ पे अपनी जहाज़ रोक सकते हैं। इन सर्वेक्षणों के लिए, सर्वे के लिए, जल में जल सर्वेक्षण के लिए जो इस्तेमाल होते हैं जहाज़, इसको हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होता है उसको हम लोग सर्वेक्षण पोत यानी कि सर्वे वेसल का नाम देते हैं। मतलब इन जहाज़ों का मकसद लड़ाई करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, कोई फंस रहा है उसको बचा लिया, जहाज़ है आपके पास तो कभी भी बचा सकते हैं, लेकिन आप समुद्र के नीचे सोनार का प्रयोग कर रहे हैं, समुद्र की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वो जानकारी आप इंडियन नेवी को दे रहे हैं, नहीं तो नेवी को कैसे पता चलेगा? सैटेलाइट से तो ऊपर से मदद मिल रहा है, लेकिन जो समुद्र के नीचे की जानकारी है वो प्रॉपर तरीके से सैटेलाइट नहीं दे पाएगा आपको। तो इसीलिए उसके लिए क्या है, आपको इस तरह की जहाज़ें ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो वो संधायक श्रेणी की जहाज़ें हैं, जिसमें INS निर्देशक दूसरा है, ये न्यूज़ में था। भविष्य में आपको देखने को मिलेगा INS इक्षक और INS संशोधक। इसमें जितना भी मटेरियल इस्तेमाल में आया है वो 80% से अधिक इंडिजेनस कंटेंट है। मोर देन 80% इंडिजेनस कंटेंट का मतलब क्या है कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रयोग हुआ है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, इसलिए देखिए हर वीडियो को रिवाइज करना है। पिछले वीडियो में हमने 2 मल्टीपर्पज़ वेसल बहुउद्देशीय पोत के बारे में जाना था। इनका क्या काम है, सब कुछ है, वो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ रिवीजन करना है कि L&T ने, लार्सन एंड टुब्रो ने 2 मल्टीपर्पज़ वेसल, 2 बहुउद्देशीय पोत सरकार को दिया। ये दिया था नेवी को। इसमें 2 जहाज़ थी, पहला INS समर्थक और दूसरा INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष जो है ये न्यूज़ में था, INS समर्थक पहला था, जो कि कुछ समय पहले 2024 में दिया गया था। INS उत्कर्ष जो है ये फरवरी के आसपास का न्यूज़ था। ये हम लोगों ने जनवरी फरवरी का न्यूज़ था, हम लोगों ने कवर किया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग बात करते हैं पहला इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 11-12 दिसंबर की डेट में, ठीक है। प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 में ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इसमें क्या बात किया गया? इसमें बात किया गया कि हमारी भारतीय जो ऐतिहासिक तौर पे आप देखेंगे जो हमारे पोर्ट थे, जैसे कि लोथल हमारा बहुत बेहतरीन बंदरगाह था। अब लोथल जैसे ही आप सुनेंगे तुरंत 2-3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। लोथल को लेके इसमें डिस्कशन हुआ है और तुरंत आपको हिस्ट्री रिवाइज करना है, इसीलिए चर्चा होती है। लोथल 2 नदियों के संगम पे बसा है, एक साबरमती आती है, एक भोगावा नदी आती है। फिर से सुनिए, साबरमती, भोगावा, इन दोनों के तट पे बसा है लोथल। आपको याद हो गया? लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये कहाँ बन रहा है? लोथल में। ये भारत अकेले बना रहा है या हमारे साथ कोई और पार्टनर देश भी है हमारा साथ देने के लिए? तो वो है, उसका नाम क्या है? वियतनाम। वियतनाम पार्टनर कंट्री है हमारे साथ में, जो कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में हमारा साथ दे रहा है। और इसको दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री, इस तरह का कोई समुद्री विरासत के लिए मैरीटाइम हेरिटेज का सबसे बड़ा ये म्यूज़ियम के तौर पर इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर आप अपने इतिहास को देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले वहाँ से सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था, व्यापार में हमारा क्या रोल था। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग देखेंगे उसमें। इसका थीम क्या है, विषय क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। नाम से पता चल रहा है वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक सिर्फ दिखने में 4 टॉपिक है, इनसे हम लोगों ने यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो मैप देखेंगे, साइंस देखेंगे। यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो 20वां ये प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो ये RBI के गवर्नर के बारे में सिर्फ नहीं रुकना है। एक वीडियो अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को RBI के गवर्नर और जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ उनके द्वारा बनाई गई थी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कभी। लेकिन फिलहाल अभी एग्ज़ाम में कम टाइम बचा हुआ है तो करंट अफेयर्स पे ही फोकस रहेगा अपना। ये आप रिवाइज करेंगे, स्टैटिक पोर्शन भी हो गया। यहाँ जब आप पहुँचेंगे डिफेंस का तो ये लास्ट वीडियो का जो 2 है ये आपको कवर करना है। यहाँ से भी मतलब इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो शायद ये ना पूछे। हो सकता है एग्जाम में 3 से 4 टॉपिक आपको इसी में से देखने को मिल जाए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सब लोग कवर करेंगे और आपको जल्द ही सूचकांक पर, इंडेक्स पर एक ऐसे मैप के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। तो उसको वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिसकी जितनी रैंक नीचे है वो नीचे रहेगा, जिसकी रैंक ऊपर है वो ऊपर रहेगा। और आपके दिमाग में 5 से 6 बार देखने के बाद
सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वो तरीका मैंने अपना के हमेशा एग्ज़ाम में सूचकांक के क्वेश्चन सही किए हैं, आप लोग भी सही करेंगे। और ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं, क्योंकि इतने सारे सिलेबस को इतना कम टाइम में पढ़ना इतना मुमकिन नहीं है, तो उसको इनोवेटिव तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पीसीएस में जितना हो पाएगा करंट अफेयर और उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक पढ़ेंगे, और उसके बाद तो फिर आप लोगों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, जो भी स्टैटिक है, सब एक एक चीज़ चलेंगी। तो ये अपना कुल मिला की चीज़ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। रोज़ पढ़ना है और वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नहीं लिखी होती हैं वो भी दिमाग में याद आ जाती हैं, तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जितने 20-22 दिन बचे हैं, अब आरओ का दुख और डर अब ख़त्म करिए। वो जो हो गया सो हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। सामने पीसीएस है, उस पर फोकस करते हैं, और उसके बाद जो भी आप लोग के लिए एग्ज़ाम होगा सब कुछ पढ़ाएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो वीपीओ के लिए, वीडियो के लिए, जो भी भविष्य में इस एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए स्कीम भी पढ़ा देंगे एक एक आप लोगों को। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, बाकी सब अच्छा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।